Hello dear students, good afternoon everyone. Once again, most welcome in my channel Think Psychologically. मैं हूं एसपी सिंह। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, क्लास अच्छी लग रही, कोई डाउट तो नहीं रह रहा है। चलिए आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने से पहले दो बातें सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन और आया है जिसमें कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये टॉपिक सीटेट के लिए हैं या फिर यूपी टेट के लिए हैं या फिर सुपर टेट के लिए हैं। तो आप सुनिए इस बात को। मैंने पहले लेक्चर स्टार्ट किए हैं आपके शिक्षण से रिलेटेड, पेडागोजी। ये पेडागोजी की भूमिका बनाने के लिए सारे लेक्चर तैयार किए गए हैं ताकि आपकी पेडागोजिकल प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ना रहें। और ये आपको भी पता है कि शिक्षण से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो। तो इसलिए ये क्लासेस, ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट वाले हों चाहे सुपर टेट वाले हों। इंडिविजुअल आप लोग बहुत सारे कमेंट करके कहते हैं कि सर सुपर टेट के लिए करवाइए। इसका मतलब मैंने पहले वो टॉपिक उठाए हैं जिन टॉपिक्स की ज़रूरत सबको है। अक्सर आप देखते होंगे क्लासरूम में ज़्यादातर बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि पेडागोजी उनको नहीं आती है। मेरी प्लानिंग में इस बार सबसे पहले मैं आपको पेडागोजिकल प्रॉब्लम्स दूर करने की बात कर रहा हूँ, इसलिए गलती मत करिएगा। किसी भी लेक्चर को पढ़ने से चूकिए मत, सारे लेक्चर पढ़िए। सारे लेक्चर जब आप पढ़ोगे तो पेडागोजी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी बात, मैं देखता हूँ प्रीमियर में बहुत सारे बच्चे बाद में आ पाते हैं और वो अपने आंसर बहुत बाद में दे रहे होते हैं। पता चलता है कि वीडियो में 44 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो बेचारे 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं तो आप YouTube पर जाकर पुनः देख सकते हैं। YouTube चैनल पर वीडियो पड़ी रहती है, आप बाद में भी उसे देखिए समय निकालकर। और अगर बाद में भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। पीडीएफ के लिए मैंने आपसे पूछ ही लिया है, पीडीएफ की अगर बहुत ज़रूरत लगेगी तब मैं वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। फिलहाल तो आप लेक्चर पढ़िए। हाँ, ये बात है कि जितने प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं मैं, उन प्रैक्टिस सेट की आंसर और उनके क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर मौजूद रहेंगे पीडीएफ के रूप में। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वीडियोज़ में क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस सेट को वीडियोज़ में करिएगा, राइट। अगर आपको ज़रूरत लगती है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी हर स्टेप पर मदद करने के लिए तैयार हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट ओपन माई हैंड्स। मेरी हथेली आपके आगे है, आप इस पर कदम रखकर आगे बढ़िए, अपनी मंजिल तक पहुंचिए, ठीक है। आज एक स्टूडेंट ने फेसबुक पर यह बात कही कि सर आपने जो 69,000 है भर्ती हो रही है, इसमें आपने कुछ ऐसी पहल नहीं की सरकार से, इसमें इतना फर्जीवाड़ा हुआ है। आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको ये बात कहनी चाहिए थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे बच्चों से कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा खराब सिस्टम को, सबसे ज़्यादा करप्ट सिस्टम को मैं ही कोसने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी आवाज़ कविताओं के माध्यम से आप सब तक पहुँचती होगी, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सबको पता है कि जिंदाबाद के नारे इतने ज़्यादा लग रहे हैं। बस ये ज़रूर है कि करप्शन चल रहा है, हमें मेहनत करनी है। हम सिस्टम में इतना सारा नहीं लड़ सकते हैं सिस्टम से। हाँ, ये बात है कि अपनी मेहनत पर हम भरोसा कर सकते हैं और मेहनत करिए। क्या करेंगे हम, सिस्टम को ऐसे नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जब समाज में बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो अच्छे लोगों को जीने में कठिनाई होती है, ठीक है। रोज ऐसी बहुत सारी खबरें आप भी देखते होंगे जिन पर प्रश्न चिन्ह लगाते होंगे। उन सारी बातों पर मैं पूर्ण विराम लगाता हूं और फिलहाल सीखने की बात करता हूं। तो जितना मेरे बस में है मैं आपकी हर संभव मदद अपने सब्जेक्ट को लेकर कर रहा हूं। आप इसे पढ़िए, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए। बाकी और सब्जेक्ट की बात है, वो भी कोशिश की जाएगी आपकी मदद करने की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पोल के विषय में पूछ रहे थे। प्रैक्टिस सेट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 26 को पोल में इंडिकेट किया था और आपसे बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर पोल करेंगे। सिर्फ इसलिए मैंने किया था कि मैं आपकी उत्सुकता को जानना चाहता था
कि किसी क्वेश्चन के लिए आप उसका आंसर करने के लिए कितने उत्सुक हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि पोल कैसे करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो राइट हैंड कॉर्नर पर आप देखेंगे एरो के बगल में, जो राउंडेड एरो है उसके बगल में एक आई का निशान है, गोल राउंडेड है। जब उस आई को क्लिक करेंगे आप, तब आपको एक लिस्ट खुलकर मिलेगी जिसमें प्रैक्टिस सेट या फिर और भी पोर्शंस मिलेंगे। जब उसमें जाएंगे, अब करेंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे, तब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 आपको मिलेगा। शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है, ये क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, आप इस पर जाकर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से सही आंसर को सिलेक्ट करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप आंसर के लिए कितने एक्साइटेड थे। राइट, शिक्षण शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। आपने इसके नाम सुना होगा या इसके बारे में आपने जितना सुना होगा, आज उसमें से एग्जाम आधारित सारे पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। क्या होता है शिक्षण कौशल? कहने और सीखने में बहुत सारा अंतर है, यानी सामान्य अर्थों में अगर ये बात कही जाएगी तो ये होगा शिक्षण करने की कुशलताएं। एक शिक्षक में शिक्षण को कंडक्ट करने की जो स्किल्स हैं वो क्या क्या हैं, उन्हें कैसे कैसे आना चाहिए, इस संबंधित ये टॉपिक होगा आपका। चलिए देखते हैं टीचिंग स्किल। एक एक पॉइंट एलेबोरेट किया मैंने, आप ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को, प्रश्न वहां से उठने हैं, ये तय है। पहला पॉइंट है शिक्षण कौशल का संबंध शिक्षण क्रिया अथवा शिक्षण व्यवहारों से होता है। क्लियर है ये? शिक्षण की क्रिया से संबंधित होते हैं ये, और शिक्षण व्यवहार से होते हैं, यानी वो व्यवहार जिन व्यवहारों को एक कक्षा में कक्षा अध्यापक या फिर शिक्षक करता है, वो सारे व्यवहार किससे संबंधित हैं? शिक्षण कौशल से संबंधित होते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण लक्ष्यों की, शिक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जो शिक्षण के लक्ष्य हैं, शिक्षण के लक्ष्य क्या होते हैं? जो उद्देश्य हम बनाकर लाए हैं बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने के क्लासरूम में, उनको प्राप्त करना। तो शिक्षण लक्ष्यों से इनका अगर बात की जाए, शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अब डायरेक्ट ये सवाल है, आप समझिए, शिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए शिक्षण कौशल, ऑप्शन बी अनुदेशन प्रणाली, ऑप्शन सी सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन सी व्यवहार, ऐसा कुछ। तो आप एक एक प्रश्न को समझेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने प्रश्न के रूप में ही फॉर्म किए हैं। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है, शिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं शिक्षण कौशल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक है। अब ये भी तय है, अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर क्लास में पढ़ा तो रहे होते हैं, लेकिन बच्चे इंटरेक्ट नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कोई तो वजह है पक्का। इसका मतलब उस टीचर ने शिक्षण कौशलों को सही से सीखा नहीं है। अगर सीखा होता तो उसकी टीचिंग इफेक्टिव होती, ये तय है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कौशल अधिगम में छात्रों की सहायता करते हैं, सीखने में भी मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित है। अब एक क्लासरूम में पर्टिकुलर जो टीचर व्यवहार करता है उस इकाई से संबंधित है। आज अगर पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षण कौशल आज के लेक्चर से रिलेटेड है। राइट, सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बी के पासी एवं ललिता, शिक्षण कौशल के संबंध में इन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतनी बार सोचिए आप, केवल यही परिभाषा है जो बार बार पूछी जा रही एग्जाम में। बी के पासी एवं ललिता के द्वारा शिक्षण कौशल
शिक्षण क्रियाओं अथवा व्यवहारों का समूह है। शिक्षण कौशल क्या है? अब शिक्षण कौशल में कोई एक व्यवहार शामिल नहीं है, एक क्रिया शामिल नहीं है। शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का एक समूह, एक ग्रुप है जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, छात्रों को सीखने की सुविधाएं प्रदान करना होता है। ये परिभाषा किसने दी है? बी.के. पासी एवं ललिता ने। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको, चाहे जिस शब्द से याद रख सकते हो बी.के. पासी ललिता को परिभाषा के रूप में, जहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखने की बात आती है शिक्षण के संबंध में, वो किसकी है परिभाषा? बी.के. पासी एवं ललिता की है। ठीक है, शिक्षण कौशल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? टॉपिक, कीवर्ड और राइटर। तो टॉपिक क्या है आपका? शिक्षण कौशल, ये आपका टॉपिक हो गया। दूसरा पॉइंट लेंगे यहां पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, और तीसरा पॉइंट होगा पासी ललिता। परिभाषा याद हो गई, शिक्षण कौशल, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, पासी एवं ललिता। इतना बॉन्ड आपको याद करना है, परिभाषा याद हो जाएगी। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। शिक्षण कौशल, जब कभी शिक्षण की बात आती है तो आपको पता, एलन और रायन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लेक्चर में मैंने जहां आपको सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाया था वहां पर एलन का नाम आपको बताया था। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन महोदय के द्वारा हुआ है। अब सूक्ष्म शिक्षण भी शिक्षण का ही एक पार्ट है, शिक्षण कौशल भी शिक्षण के ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसमें भी अगर कहीं नाम आता है कि प्रमुख शिक्षण कौशलों को सबसे पहले वर्ल्ड वाइड रूप में किसने दिया है, तो एलन एवं रायन का नाम आता है। राइट, अब एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल दिए हैं, देखते हैं कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं। ठीक है, पहला है आपका उद्दीपन वैभन्य, इसको उद्दीपन परिवर्तन भी कहते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? स्टिमुलस वेरिएशन कौशल। ठीक है, दूसरा है इनका प्रस्तावना, सेट इंट्रोडक्शन कौशल, यानी इंट्रोडक्टरी स्किल भी है ये। तीसरा, थर्ड है आपका समापन, क्लोजर, एक टीचर जिस पाठ को पढ़ा रहा है उसका समापन भी कैसे करेगा, ये भी टीचिंग कौशल में ही शामिल है। अब समझिए, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, अगर आ जाएगी तो कला हो जाएगी और नहीं आ जाएगी तो फिर कयामत हो जाएगी। तो तीसरा समापन है, क्लोजर है इसका। चौथा कौशल है मौन एवं अशाब्दिक संकेत, शिक्षक को मौन का भी प्रयोग करना है, अशाब्दिक संकेत भी करने हैं। तो कौन से है? साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, छात्र सहभाग पुनर्वलन। आपने पुनर्वलन का नाम सुना होगा। यह रेनफोर्समेंट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, किसी क्लास में, किसी लेक्चर में, किसी पाठ को पढ़ाते वक्त इन सब का हमें याद भी रखना होता है। तो ये था आपका फिफ्थ नंबर पर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सिक्स नंबर, प्रश्न पूछने में प्रभाव, फ्लुएंसी इन आस्किंग क्वेश्चंस। राइट, प्रश्न को भी आपको पूछने के लिए एक टेक्निक चाहिए, ये भी एक कौशल में ही आता है कि एक अच्छा प्रश्न कैसे पूछा जाए। सेवंथ है आपका अनुशीलन, सेवंथ है आपका अनुशीलन प्रश्न, प्रोबिंग क्वेश्चंस। अब ये क्या होता है बच्चों, सिंपल शब्दों में अगर पूछा जाए, खोजपूर्ण प्रश्न, एक ऐसी घटना, एक ऐसी क्रिया करना ताकि क्लासरूम में बच्चे खुद ही प्रश्न पूछने की कोशिश करें या फिर प्रश्न को खोज कर सॉल्व करने की कोशिश करें। राइट, 8 नंबर है आपका उच्च स्तरीय प्रश्न, एक लेवल से ऊपर के प्रश्न होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासरूम, तो उच्च स्तर के प्रश्न हुए। नेक्स्ट है आपका 9th, अपसारी प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जो डाइवर्जेंट टाइप का हो। 10th है आपका अवधारणात्मक व्यवहार पहचानना, कॉन्सेप्चुअल बिहेवियर को आइडेंटिटी करना, रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर। इसका मतलब कि जो आपने पढ़ाया है, जो आप व्यवहार देना चाहते हो, आप उसको पहचान भी पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, तो बच्चों के व्यवहार की आइडेंटिफिकेशन भी करनी होती है इसमें। नेक्स्ट है आपका स्पष्टीकरण एवं उदाहरण प्रयोग,
इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। 12 है आपका व्याख्यान, लेक्चरिंग। 13 है आपका नियोजित आवृत्ति, नियोजित, प्लान्ड रिपीटिशन, प्लान्ड रिपीटिशन, रैंडमली नहीं, मर्जी आई वहां से शुरू कर दिया, मर्जी आई वहां से खत्म कर दिया। आप अक्सर इस चीज को देखें, एवरीथिंग इज प्लान्ड। 14th है आपका अभिव्यक्ति पूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। दीज आर 14। ये 14 स्किल्स हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? आप अक्सर अगर इन्हें देखेंगे तो ये 14। अब यहां से सवाल समझिए, डायरेक्ट सवाल जाएगा, एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल दिए हैं? तो आपको नंबर याद रखना है 14। हो सकता उन 14 में इनके क्रम भी पूछे जा सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई डिफिनिट क्रम नहीं है इनका। जब एलन और रायन ने बताया है तो इनका कोई निश्चित क्रम यहां नहीं दिया गया है, राइट। इन्होंने 14 नंबर के दे दिए हैं। आप यहां इस चीज को समझने की कोशिश करें, केवल एक सवाल यहां से बनेगा, एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? तो आप नंबर याद रखेंगे 14, 14 स्किल्स हैं ये। लेकिन ये भारत में एप्लीकेबल नहीं हो रहे, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो रहे। अमेरिका के द्वारा शिक्षण का प्रतिपादन सूक्ष्म शिक्षण का किया गया था, तो मोस्टली विदेशों में इनके ऊपर कार्य होता है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे इनको कॉपी करके या फिर इन पर आगे खोज कर भारत में किसने किसने काम किया है, वो चीज देखने की कोशिश करते हैं। तो आप याद रखेंगे इन 14 स्किल्स को। भारत में अगर पूछा जाता कि शिक्षण कौशल पर किसने अच्छा कार्य किया है, तो डॉक्टर बीके पासी का नाम आता है। अगर कहीं जुड़ेगा तो ललिता वगैरह भी और हैं, लेकिन मुख्य रूप से डॉक्टर बीके पासी का नाम आता है। अब देखेंगे इन्होंने कितने शिक्षण कौशल दिए हैं। पहला है इनका अनुदेशनात्मक लक्ष्य को लिखना, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, निर्देश के उद्देश्य होते हैं उन्हें लिखना, कि आप एक क्लास में शिक्षण करने से पहले क्या क्या तय कर रहे हो, ठीक है। तो लक्ष्य तय करने हैं आपको, और तय करने ही नहीं है, उनको एक पेपर पर लिखना भी है, उनको फाइल में लिखना भी होता है। तो पहला है ये। दूसरा है पाठ प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। थर्ड है प्रश्न प्रवाहशीलता, बहुत कुछ मिलते जुलते ही होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा एलन रायन से बीके पासी का। प्रश्न प्रवाहशीलता, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। फोर्थ है खोज पूर्ण प्रश्न, आ गया खोजपूर्ण, प्रोबिंग क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनिंग बोलते हैं इसको। सिक्स्थ है दृष्टांत, इलस्ट्रेटिंग। सेवंथ है उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन। एट्थ है मौन तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज। नाइन्थ है पुनर्वलन, रेनफोर्समेंट। 10th है छात्र सहभाग में अभिवृद्धि, इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। 11th है श्याम पट प्रयोग, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। 12 है समीपता की प्राप्ति, अचीविंग क्लोजर। और 13th है व्यवहार की पहचान, अटेंडिंग बिहेवियर्स। अब आप देखिए, अगर पूछा जाता बीके पासी ने कितने शिक्षण कौशल बताए, तो 13 है। दो चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी, एलन एवं रायन ने कितने बताए हैं, 14 बताए हैं। बीके पासी ने कितने बताए हैं, 13 शिक्षण कौशल बताए हैं, राइट। इंडियन कंडीशंस में भारत में शिक्षण की दशाओं को देखते हुए इन पर फोकस दिया गया है, और ये 13 कौशल हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब आप ट्रेनिंग कॉलेज में होते हैं तो इनमें से सारे नहीं पढ़ाए जाते, ज्यादातर लोग प्रमुख प्रमुख शिक्षण कौशल ये आपको बताते हैं। तो मैं देखता हूं जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उनका डिस्कशन यहां पर करता हूं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट होगी जिन पर भी हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहला है आपका शैक्षिक अथवा शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, ये फर्स्ट है आप जिसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। आप इसे याद करेंगे, सीखेंगे। पहला है शैक्षिक
शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल क्या होता है? ये पहला पॉइंट है, इस प्रक्रिया द्वारा छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन तभी संभव है जब शिक्षण लक्ष्यों को निर्धारित करके उनकी रूपरेखा तैयार कर ली जाए। अब समझिए आप, एक शिक्षक का क्लासरूम में शिक्षण करने से पूर्व जो शिक्षण के कौशल हैं, लक्ष्य लेखन कौशल, राइट, उनको क्या करना पड़ता है? उनको एक रूपरेखा में तैयार करना पड़ता है, राइट, निर्धारित करके। बिना निर्धारण के टीचिंग करने का कोई लक्ष्य नहीं मिलेगा, यानी शिक्षण की प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। लक्ष्य नहीं मिला तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, राइट, सारी मेहनत बेकार होगी। और इस प्रक्रिया के द्वारा छात्रों में 3 उद्देश्यों को पाने की कोशिश की जाती है। पहला है ज्ञानात्मक व्यवहार, दूसरा है भावात्मक व्यवहार और तीसरा है क्रियात्मक व्यवहार। इनमें परिवर्तन की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। वर्तमान में पाठ्य नियोजन में निम्नलिखित शैक्षणिक लक्ष्यों के लेखन पर बल दिया जाता है एट प्रेजेंट। अब कौन कौन से शैक्षणिक लक्ष्य हैं जिन पर वर्तमान में बल दिया जा रहा है, ठीक है, पाठ्य नियोजन में, पाठ की तैयारी में। पहला है ज्ञान। पहला पॉइंट क्या है? ज्ञान। यानी पहला लक्ष्य है शैक्षणिक लक्ष्य ज्ञान से रिलेटेड होता है कि बच्चे के ज्ञान में क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग, बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरा है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग है। तो पहला नॉलेज हो गया, दूसरा अंडरस्टैंडिंग हो गई। अवबोध क्या हुआ? समझ। पहला तो ज्ञान है, सूचना कह सकते हो, दूसरा अवबोध है, इसका मतलब उसको समझ आनी चाहिए। इसके बाद अनुप्रयोग है, उसका वो प्रयोग भी करने के लायक हो। फिर क्या है? फिर कौशल है, स्किल्स, कौशल, उसकी कुशलता भी उसे आनी चाहिए। रुचि, इंटरेस्ट के साथ वो चीज सीखे। और अभिवृत्त, एटीट्यूड, उसकी एक सोच भी डेवलप हो, ठीक है। ये शैक्षणिक लक्ष्य हैं जिन पर वर्तमान में बल दिया जा रहा है, जिनके लेखन पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा कौशल है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। अब एग्जाम में यहां से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्टरी स्किल, पाठ्य प्रस्तावना कौशल क्या होता है? इसे विन्यास प्रेरण कौशल भी कहा जाता है। विन्यास शुरुआत कह सकते हो। तो इसका दूसरा नाम आप याद रखेंगे जब कभी पूछा जाता है कि पाठ्य प्रस्तावना कौशल को और किस नाम से भी जानते हैं, तो विन्यास प्रेरण कौशल के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रश्न स्टार्ट हो गए यहां से। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, पाठ्य प्रस्तावना कौशल का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान, देख लीजिएगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार करना है। छात्रों को पूर्व ज्ञान, तो अक्सर पूछा जाता है कि पाठ्य प्रस्तावना कौशल का संबंध किससे होता है? एक पॉइंट क्लियर है, पूर्व ज्ञान से, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। आपने अभी मॉडल पेपर में इससे संबंधित प्रश्न पढ़ा होगा, या फिर किसी और थ्योरी में जाइए, लर्निंग में जाइए, शिक्षण में जाइए, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 भी यही बात कहता है कि छात्रों को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर सिखाना चाहिए, राइट, ठीक है। अब पाठ्य प्रस्तावना कौशल से संबंधित ह्यूजेस एवं ह्यूजेस एक शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने प्रस्तावना की 3 विधियों का उल्लेख किया है। अब इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें आप। ट्रेनिंग में जब आप कभी लेसन प्लान की तैयारी करते होंगे तो टीचर आपसे कहता होगा कि प्रस्तावना निकालना सीखिए। तो प्रस्तावना निकलवाने की कितनी सारी विधियां ह्यूजेस एंड ह्यूजेस ने बताई हैं, वो यहां पर सवाल है, समझिए इसको। ह्यूजेस एवं ह्यूजेस ने प्रस्तावना की 3 विधियों का उल्लेख किया है। तो 2 प्रश्न है यहां पर कि प्रस्तावना की 3 विधियों का उल्लेख किसने किया है, आप तय करेंगे, ह्यूजेस एंड ह्यूजेस। और अगर पूछा जाता है ह्यूजेस ने प्रस्तावना की कितनी विधियां बताई हैं, तब आप 2 प्रश्न क्लियर हुए यहां पर। और एक हम पहले बता ही चुके हैं, प्रस्तावना का संबंध किससे होता है? छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। अब ह्यूजेस
एवं ह्यूजेस ने जो 3 विधियां बताई हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो कैसे कैसे प्रस्तावना निकाली जा सकती है क्लासरूम में। पहला है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर। समझिए आप इसको, हम क्लासरूम में गए, हमने छात्रों के पूर्व ज्ञान को चेक किया और उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के आधार पर जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसको उनसे निकलवाने की कोशिश की हमने। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर प्रस्तावना निकलवाई जा सकती है। दूसरा मेथड क्या है, श्याम पट पर आकर्षक शीर्षक लिखकर, यानी हम अगर श्याम पट पर एक आकर्षक शीर्षक लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, तो भी हम निकलवा सकते हैं। और तीसरा है पिछले पाठ का संक्षिप्त उल्लेख करके, हमने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ाया था उसका हम शॉर्ट छोटा सा उल्लेख करेंगे और तब हम प्रस्तावना निकलवा सकते हैं। तो याद रहेगा प्रस्तावना निकलवाने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, जिन्हें किसने बताया है, ह्यूजेस एवं ह्यूजेस ने बताया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, प्रश्न पूछने की विधि को ही प्रमुखता दी जाती है। यहां पर अगर पूछा जाता है इन 3 विधियों में कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी गई है, प्रस्तावना निकालने की कौन सी विधि सबसे अच्छी है, तो प्रश्न पूछने की विधि सबसे अच्छी मानी गई। प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, छात्रों से। प्रश्न संबंधित किससे होते हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। क्लियर हुआ। तो अगर पूछा जाता कौन सी विधि सबसे अच्छी है प्रस्तावना की, तब आप याद करिएगा प्रश्न पूछने की। ठीक है, जिसका प्रयोग आपने भी क्लासरूम में किया होगा। दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। यह बात निश्चित है कि प्रस्तावना प्रश्न किससे रिलेटेड होने चाहिए, छात्रों की प्रीवियस नॉलेज से। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहां आपके मन में डाउट हो कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, अरे भाई हम पुराने ज्ञान से नए ज्ञान की ओर ले जाएंगे, मनोवैज्ञानिक हैं ये, इसलिए ज्ञात से अज्ञात बढ़ते हैं, शायद समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न श्रृंखलाबद्ध एवं सह संबंधित होने चाहिए। यह भी एक शर्त है कि प्रश्न एक श्रृंखला, एक चेन में होने चाहिए और सह संबंधित, एक दूसरे से जुड़े भी हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं एक प्रश्न कहीं दूसरी जगह से पूछ रहे हो, एक प्रश्न कहीं दूसरी जगह से पूछ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है जहां तक संभव हो अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक। तभी तो बच्चे खोजेंगे टॉपिक के बारे में, फिर कुछ और खोजने की कोशिश करेंगे। बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और लास्ट है इसमें प्रस्तावना के लिए पर्याप्त प्रश्न की संख्या 3 से 4 ही होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि अच्छी प्रस्तावना निकलवाने के लिए कितने प्रश्न अच्छे होते हैं, तो 3 अथवा 4। जहां तक मेरा मानना है कि 3 प्रश्नों में प्रस्तावना टॉपिक हमारा निकलना चाहिए, प्रकरण निकलना चाहिए, और 4th क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। ठीक है, समस्यात्मक होना चाहिए। यह प्रस्तावना सबसे अच्छी प्रस्तावना मानी जाती है। अब देखेंगे दूसरा कौशल, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल। प्रश्नों में भी प्रभावशीलता कैसे डाली जानी चाहिए, तो पहला है यहां पर 2 प्रश्नों के मध्य ना तो अत्यधिक अंतर हो और न ही तीव्रता होनी चाहिए। 2 चीजें समझिए, 2 प्रश्नों के बीच में लंबा गैप भी नहीं होना चाहिए, कनेक्टिंग होना चाहिए, पहले ही आ चुका है। और दूसरा, बहुत क्लोजर भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम कह सकते हो। प्रश्न कभी भी, ये पॉइंट मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है लेकिन आप याद रखेंगे, प्रश्न कभी यस और नो में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यस और नो टाइप के प्रश्नों पर बच्चे सोचते नहीं हैं, अंदाजा लगाते हैं, उन्हें पता नहीं होता। 2 डिसाइड करके क्लासरूम में तब भी कह देंगे कि इस प्रश्न पर तुम हाँ बोल दो, मैं ना बोल दूंगा, दोनों में एक तो सही होगा ही होगा। इसलिए कभी यस और नो टाइप के प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है आपका खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। प्रॉब्लम क्वेश्चंस की बात चली थी आपकी। इन प्रश्नों का प्रयोग शिक्षक छात्रों की क्षमता की जांच करने के लिए करते हैं, अप्रोबिंग।
इसका मतलब जब आप पढ़ा रहे होते तो बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक राजा था जिसके 4 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम ये था, ऐसा कुछ तो बीच में पूछा जाता है कि राजा के कितने बेटे थे। इससे क्या होता है, आगे पीछे भी बच्चे सोचने के लिए मजबूर होते हैं और इससे हमें छात्रों की क्षमता का पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कौशल है आपका स्पष्टीकरण कौशल। इस कौशल का प्रयोग पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को, दोनों लेशन प्लान की बात चल रही है, पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल, कि बच्चे को अच्छे से अच्छा समझाया जा सके, इसके लिए इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कौशल की ओर। उद्दीपन परिवर्तन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है ये टीचिंग का। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल इसे बोलते हैं। इसका क्या काम है टीचिंग में, छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विषय वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। क्लियर है ये, छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने और पाठ में निरंतर ध्यान लगाए रखने के लिए इस कौशल का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे पाठ पर ही अपना मन, अपना ध्यान लगाए रखें। ठीक है, इसके लिए किस कौशल का प्रयोग हो रहा है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक अपने व्यवहारों में निम्नलिखित परिवर्तन करता है। अब इस कौशल में के लिए क्या करना होता है, एक टीचर को अपने बिहेव में, क्लासरूम में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या है देखो आप, पहला है शरीर संचालन, प्रॉपर बॉडी मूवमेंट्स। जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों के साथ तो बच्चों आपके बॉडी के जो कह सकते हो मूवमेंट्स हैं उनका भी प्रॉपर संचालन होना चाहिए। कैसी रहेगी क्लास, एक टीचर ऐसे हाथ बांध कर खड़ा रहे, कैसा रहेगा। मुझे याद आ रहा है कि पिछले वीडियो में किसी स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट करके बोला था कि सर स्माइल नहीं करते हो आप पढ़ाते हुए। इसका मतलब क्लासरूम में अभी आप एक अच्छी बात बता रहे हो, खुश करने वाली बात बता रहे हो और आपके चेहरे पर उदासी है, तो कैसा लगेगा आप मुझे बताइए। अच्छा ठीक, इसका अपोजिट करिए, एक गंभीर बात बता रहे हो और आप हंस रहे हो, तो कैसा लगेगा। इसका मतलब शरीर का संचालन महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा है भाव मुद्रा, प्रॉपर गेस्चर, आपके चेहरे के हाव भाव भी, ठीक है, उनमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्वर आरोह अवरोह, चेंज इन स्पीच पैटर्न, कब आपको तेज बोलना है, किस शब्द पर आपको फोकस करना है, कितना एम्फेसिस करना है, राइट। नेक्स्ट है आपका भाव केंद्रीकरण, फोकसिंग। आ गया देखो ये पॉइंट, किसी टॉपिक को आप बहुत फोकस करके बता रहे हो, इसका मतलब बच्चे ये समझने के लिए तैयार हैं यार इस पर फोकस किया जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पूरी लेक्चर स्टिमुलस वेरिएशन के आधार पर ही तैयार हो रही है। खास तौर से समझिए, एवरी स्किल आई हैव यूज्ड इन माय लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन। अब दो चीजें, छात्र और शिक्षक परस्पर क्रिया, एक दूसरे के प्रति। आपको पता होगा पूछा जाता कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो पहले बाइपोलर बोला गया एडम के द्वारा, फिर बोला गया ट्राइपोलर है ये। तो यानी एक शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए तो काम अकेला चल सकता है, व्यक्ति अकेला पढ़ सकता, लेकिन शिक्षण में अकेले काम नहीं चलेगा। दो चीजें चाहिए मोस्टली, मिनिमम कह सकते हो आप। एक तो टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, और तीसरा कौन सा है, पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, राइट। तो छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन, चेंज इन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। ऐसा नहीं आपने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, भारत की राजधानी कहाँ है, कलकत्ता की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। कभी कभी तो इस इंटरेक्शन में परिवर्तन होना चाहिए, कभी कोई बात टीचर को स्टार्ट करनी चाहिए और कभी कोई बात स्टूडेंट को स्टार्ट करनी चाहिए। कभी कभी छात्रों को मौका मिलना चाहिए उन्हें अपनी बात कहने का, और कभी कभी शिक्षक को भी कहने चाहिए। तो अगला है आपका, ये क्लियर हुआ होगा, छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन। दो चीजें, मौखिक दृश्य क्रम,
एक तो जो आप बोल रहे हो वो चेंज इन ऑडियो विजुअल ऑर्डर, और जो आप दिखा रहे हो उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, एक जैसा हमेशा नहीं। ठीक है। 7th है आपका विराम प्रयोग, प्रॉपर पॉजिंग, मतलब किस समय किस वाक्य पर किस पोजीशन पर आपको पॉज लेना है, वो चीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है टीचिंग में। जितने ज्यादा तरीके से आप उद्दीपन परिवर्तन को अच्छे से यूज करेंगे, क्लासरूम उतनी ही या फिर टीचिंग उतनी ही प्रभावशाली होगी, तय है ये। अटेंशन या फिर डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम तय नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जब कभी आप स्किल्स के साथ टीचिंग करोगे। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है आपका दृष्टांत कौशल, इलस्ट्रेशन स्किल। अब इलस्ट्रेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दृष्टांत देकर स्पष्ट करना। समझिए आप इस चीज को, इलस्ट्रेटिंग का मतलब क्या हुआ? दृष्टांत देकर स्पष्ट करना। इलस्ट्रेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसके लिए उदाहरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिंपल समझिए, किसी चीज को एग्जाम्पल के साथ जोड़ना। अब आप बताइए, जब आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हो और अगर किसी तथ्य को, मैटर को, पॉइंट को किसी एग्जाम्पल से जोड़ देते हो तो उसकी लर्निंग स्टूडेंट को बहुत परफेक्ट, परमानेंट हो जाती है। अगला पॉइंट है, दृष्टांत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण। दृष्टांत कौशल के कितने प्रकार हैं? तो दृष्टांत कौशल के दो प्रकार हैं, या यूं कह सकते हो दृष्टांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टांत दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मौखिक और दूसरा है दृश्य। अब इनको समझने की कोशिश करो। जो मौखिक है उसी को शाब्दिक बोलते हैं। एक टीचर यूज तो करेगा ना मुंह से, उदाहरण किससे देगा? मुंह जबानी। इसका मतलब ओरल आर वर्बल इलस्ट्रेशन, जब कभी पढ़ाते पढ़ाते कोई एग्जांपल दे दिया उसने। और दूसरा क्या है? दृश्य या सामग्री, विजुअल आर मटेरियल इलस्ट्रेशन। अब इसमें वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करता है। तो दो चीजें क्लियर हुई। अगर पूछा जाता है कि दृष्टांत कितने प्रकार का होता है तो ऑप्शन आपका दो होगा, और दोनों क्लियर करो। पहला है आपका मौखिक और दूसरा है दृश्य। ठीक है, मौखिक को ही शाब्दिक कहते हैं, दृश्य को सामग्री कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है आपका पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन थ्योरी भी है एक अधिगम की। किसने दिया ये सिद्धांत? अगर पूछा जाता है कि अधिगम का पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कभी कभी स्किनर को सही मानते, कभी कभी हल को मानते, सीएल हल को। तो जब अधिगम पढ़ेंगे तब इसे क्लियर करेंगे। फिलहाल पुनर्वलन कौशल को डिस्कस करते हैं। रेनफोर्समेंट स्किल क्या होता है? शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने और अधिगम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इस कौशल का प्रयोग होता है। अब शिक्षण को प्रभावपूर्ण भी बनाना है और क्या करना है? अधिगम को स्थायित्व भी देना। जो हम सिखाना चाहते हैं वो बच्चे में आना चाहिए। अगला पॉइंट है, इस कौशल के प्रयोग से अधिगमकर्ता द्वारा किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिक्षण के किस कौशल से छात्र की अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है? तो आप याद रखेंगे, अनुक्रिया संभावना की बढ़ोतरी के लिए पुनर्वलन कौशल इंपॉर्टेंट है, और यही पुनर्वलन कौशल स्किनर ने यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे सुपर टेट 2017 में यह सवाल पूछा गया है, पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं पुनर्वलन के प्रकार। अब ये दो प्रकार के हैं। पहला है आपका पॉजिटिव, धनात्मक है। पहला कौन सा है आपका? पहला है आपका धनात्मक, और दूसरा है आपका ऋणात्मक। ये आपका दूसरा है। क्लियर हुआ? अगर पूछा जाता है पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है तो आप दो प्रकार, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब धनात्मक के दो भाग हैं। पहला है आपका वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। निगेटिव के भी दो हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, और बड़े शॉर्ट में समझाया है इंपॉर्टेंट तरीके से।
इनके प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती। किनके? धनात्मक पुनर्वलन। ये सवाल बनेगा, किस पुनर्वलन के प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है? प्रस्तुत करने पर। किस पर फोकस करना है आपको? आपको फोकस करना है प्रस्तुत करने पर, याद रखिएगा। किस पुनर्वलन कौशल के प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है? तो फिर धनात्मक पुनर्वलन, राइट। अब इसमें देखो, प्रशंसा और पुरस्कार बहुत बार पूछा गया। प्रशंसा कैसा पुनर्वलन है? धनात्मक है, ठीक है। और ऋणात्मक में शाब्दिक और अशाब्दिक। अब इनका क्या होता है? इनको हटाना पड़ता है। जो ऋणात्मक है इनको हटाना पड़ता है। अगर इनको हटा देंगे तो छात्र की अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी, और धनात्मक को अगर देंगे, प्रस्तुत करेंगे। अब समझिए, यानी धनात्मक पुनर्वलन के प्रस्तुत करने पर छात्र अनुक्रिया बढ़ने की संभावना होती है, और ऋणात्मक पुनर्वलन के हटाने पर अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। इसमें दंड और डांट आती है। डांट मोस्टली बच्चों को अगर डांट देंगे तो आप देखेंगे अनुक्रिया की संभावना बढ़ेगी, दंड देंगे तो अनुक्रिया की संभावना बढ़ेगी, लेकिन इनका प्रयोग कम से कम किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है आपका छात्र सहभाग अभिवृद्धि कौशल, पार्टिसिपेशन छात्र का। पहला पॉइंट है, शिक्षण में छात्र सहभागिता पर छात्र की क्रियाएं, अनुक्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अगर पूछा जाता है कि छात्र सहभाग अभिवृद्धि कौशल में क्या क्या शामिल है, तो शिक्षण में छात्र की सहभागिता, छात्र की क्रियाएं, छात्र की अनुक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं जिस कौशल में शामिल होती हैं उसे क्या कहते हैं? छात्र सहभाग अभिवृद्धि कौशल, ठीक है। क्लासरूम में बच्चों को जितनी से ज्यादा अनुक्रियाएं आप करवाएंगे, एनसीएफ इसी पर पूरा फोकस कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि सक्रिय ज्ञान के निर्माण करता है, बच्चे सक्रिय। प्याजे भी यही बात कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट चौक आदि से लिखने की एक काली सतह नहीं होती है, बल्कि पाठ का विकास करने एवं पाठ को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने का एक प्रमुख साधन है। छोटे बच्चों को जब बोर्ड पर आप लिखकर पढ़ाओगे, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। आप देखेंगे रोचक होगा और बड़ा प्रभावपूर्ण हो जाएगा आपका लेसन। अब श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए। मैंने ऑफलाइन क्लास में कई बार बच्चों को बताया है कि आप जहां से लिखना शुरू करते हैं उस कॉर्नर से आप 45 एंगल पर आप खड़े होंगे। 90 पर मोस्टली बच्चे खड़े होते हैं। आप कई सारे टीचर्स को देखिए फुल बैक खड़े होते हैं, पूरा चेहरा उनका बोर्ड की तरफ होता और बैक उनका स्टूडेंट्स की तरफ होता। ये बहुत ही गंदा है, बहुत गंदा, ये कभी सही नहीं होता। 45 इसका मतलब आपका आधा हिस्सा बोर्ड की तरफ होना चाहिए और आधा क्लास की तरफ होना चाहिए, यानी जब आप चाहें तो क्लास पर अटेंटिव हो सकें, जब चाहें तब आप बोर्ड पर हो सकें। और एक और खास बात है, जितना भी आप लिखते हैं बोर्ड पर, क्लास छोड़ने के बाद उसे आपको खुद ही इरेज भी करना होता है, खुद ही डस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है किसी तरीके से, पिछले हम शायद पूछ भी चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। पाठ समापन कौशल। पाठ समापन का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग ऑफ द चैप्टर। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये तो तय है कि फालतू में तो हम पढ़ा नहीं रहे थे, कोई तो कोई पर्पज जरूर था टीचिंग का, तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है, शिक्षक किसी पाठ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न शिक्षण उपकरणों, कौशलों एवं प्रविधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण करता है। क्या क्या यूज करता है वो आप देखिएगा। पढ़ाते वक्त वो विभिन्न शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करता है ना, बहुत सारी चीजें, लपेट श्यामपट्ट है, डस्टर है इत्यादि, कुछ और मॉडल्स लाता है वो। कौशलों एवं प्रविधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण करता है, राइट। विभिन्न शिक्षण कौशल, विभिन्न शिक्षण उपकरण, विभिन्न शिक्षण प्रविधियों, इनका प्रयोग करके वो क्या कर रहा है? शिक्षण कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण पदों का अनुसरण करते हुए पाठ की समाप्ति तक चलती रहती है। यानी एक एक कौशल का प्रयोग करते हुए, एक एक स्टेप का प्रयोग करते हुए हम कहां तक चलते हैं? पाठ की समाप्ति तक। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। लाइक ए मूवी,
आपने देखा होगा 2.5 घंटे की 2 घंटे की जो पिक्चर होती है उसमें जो चीजें शुरुआत से स्टार्ट होती हैं 2.5 घंटे के बाद आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि कोई चीज छूट गई। अच्छा ये वाला एक्टर था, ये कहां चला गया, ये बाद में आया ही नहीं, इस कहानी का क्या हुआ, नथिंग। उन 2.5 घंटे में पूरा का पूरा कहानी, पूरा का पूरा सबका समापन होना है। टीचिंग सो एक क्लासरूम में जितने उद्देश्य आप तय करके आए हो उन सभी उद्देश्यों को आपको उन 45 मिनट्स में पूरा करना होता है। ठीक है, दिस इज परफेक्टनेस ऑफ टीचिंग, ये कह सकते हो आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। किसी भी पाठ के लिए तथ्यों को छात्र समझ सके, क्रमबद्ध ढंग से उन्हें संबद्ध कर सके, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें, नवीन ज्ञान को जीवन में आने वाली नवीन परिस्थितियों में उपयोग भी कर सकें। इतने सारे पॉइंट्स हैं, देख लीजिए आप जब आप पाठ को समाप्त कर रहे हो तो। पहला कौन सा है, यानी जो पाठ आपने पढ़ाया था उसके सभी तथ्य, पाठ के तथ्यों को समझ भी सके बच्चा, क्रमबद्ध ढंग से उन्हें संबद्ध कर सके, जोड़ सके, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ सके, नवीन ज्ञान को जीवन में आने वाली नवीन परिस्थितियों में उपयोग भी कर सकें। राइट, पाठ की सफलता इन्हीं चीजों पर आंकी जाती है। जितना अच्छे से ये छात्र कर लेगा आप सोच लीजिएगा उतनी अच्छी टीचिंग होगी। राइट, क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पेज पर। महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इस टॉपिक से शिक्षण कौशल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। आप पढ़कर आए हैं, आंसर करेंगे। ऑप्शन ए प्रदर्शन कौशल, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडेंटिटी आपने कर पाया होगा तो बहुत इजी रहा होगा। पूर्व ज्ञान पूछा जा रहा है, पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है। प्रदर्शन कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, पाठ समापन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आई होप क्लियर हुआ होगा। बी इज राइट, पाठ प्रस्तावना कौशल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण कौशलों पर कार्य किया है। शिक्षण के कौशलों पर किस किसने कार्य किया है। ऑप्शन ए पासी, ऑप्शन बी एलन, ऑप्शन सी रायन, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी बार लगाएंगे उतनी बार लगाइए। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं, इसलिए इसे कहते हैं, अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन बी शिक्षण का स्कूल, ऑप्शन सी क्रियाओं का स्कूल, ऑप्शन डी व्यवस्थाओं का स्कूल। चलिए गैस करिए आप। सी इज राइट आंसर, क्रियाओं का स्कूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या शिक्षण कौशल से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी श्याम पट पर लिखना, ऑप्शन सी प्रश्नों को हल करवाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षण कौशल से संबंधित है, डी इज राइट आंसर। प्रश्न पूछना भी है, श्याम पट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करवाना भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए नवीन ज्ञान को नई खोज से संबंधित करना। बहुत सोचकर आंसर करेंगे इसका। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य है नवीन ज्ञान को नई खोज से संबंधित करना। ऑप्शन बी छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना, ऑप्शन सी छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार करना,
ऑप्शन डी शिक्षण के उच्च एवं महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना। सी इज राइट आंसर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने और पाठ में निरंतर ध्यान लगाए रखने के लिए डैश कौशल का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए, छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने और पाठ में निरंतर ध्यान लगाए रखने के लिए डैश कौशल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पुनर्वलन, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी उद्दीपन परिवर्तन, ऑप्शन डी खोजपूर्ण प्रश्न। ओके, सी इज राइट आंसर, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण का प्रयोग करते हैं पाठ्य प्रस्तावना कौशल में, ऑप्शन बी पुनर्वलन कौशल में, ऑप्शन सी उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, ऑप्शन डी दृष्टांत कौशल में। उदाहरण आप देखेंगे शायद पीछे मैंने क्लियर किया, इलस्ट्रेट डायरेक्ट पूछा गया। डी इज राइट आंसर, दृष्टांत कौशल में। उदाहरणों का प्रयोग दृष्टांत कौशल में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने एवं अधिगम को स्थायित्व प्रदान करना किस कौशल से संबंधित है। ऑप्शन ए पुनर्वलन कौशल, ऑप्शन बी दृश्य परिदृश्य कौशल, ऑप्शन सी श्यामपट्ट कौशल, ऑप्शन डी व्याख्यान कौशल। अगर आपको पिछला थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद रहा होगा तो आप यहां तय कर सकते हो एक चीज तो जरूर कि एक तो ये फालतू का नाम लिखा हुआ है दृश्य परिदृश्य कौशल, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमको ए, सी और डी में से किसी को चुनना है। पीछे अगर आप सही से ध्यान दिया होगा आपने, प्रभावशाली बनाने के लिए और स्थायित्व प्रदान करने के लिए किस कौशल का, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, दृष्टांत कौशल का प्रकार है। ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी लिखित। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर, ए तथा बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, धनात्मक एवं ऋणात्मक दो मुख्य प्रकार हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक दो प्रमुख प्रकार हैं। ऑप्शन ए चिंतन के, ऑप्शन बी अधिगम पठार के, ऑप्शन सी पुनर्वलन के, ऑप्शन डी शिक्षण के। अभी अभी आपने पढ़ा था धनात्मक पुनर्वलन, ऋणात्मक पुनर्वलन, इसका मतलब सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, डैश कौशल के हटाने पर अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको याद रहा होगा तो यह क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऋणात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन बी धनात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन सी उपचारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहा होगा तो इन दो को तो आप क्रॉस कर दीजिए। अब हमें ए और बी में से चुनना है, केवल एक शब्द का अंतर था, एक को हटाया जाता था, एक को जोड़ा जाता था, एक को उपलब्ध कराया जाता था। तो यहां पर देख सकते कौशल के हटाने की बात आ रही है, तो धनात्मक को तो हम जोड़ते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, हटाते किसको हैं, ऋणात्मक को। ठीक है, ऋणात्मक कौशल के, ऋणात्मक पुनर्वलन कौशल के हटाने पर अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, स्पष्टीकरण कौशल को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्टीकरण कौशल को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पुनर्वलन कौशल, ऑप्शन बी पाठ प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन सी व्याख्यान कौशल, ऑप्शन डी दृश्य कौशल। सी इज राइट आंसर, व्याख्यान कौशल। ठीक है, व्याख्यान कौशल को स्पष्टीकरण कौशल के नाम से भी जाना जाता है।
इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कौशल इसे बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक संचालन एवं स्वर में आरोह अवरोह मुख्यतः किस कौशल के घटक हैं? ऑप्शन ए कक्षा प्रबंधन कौशल के, ऑप्शन बी उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, ऑप्शन सी प्रश्नीकरण कौशल के, ऑप्शन डी प्रस्तावना कौशल के। तो शारीरिक संचालन और हाव भाव में स्वर में आरोह अवरोह की बात चल रही है, तो कौन सा होगा आपका? उद्दीपन परिवर्तन होगा, स्टिमुलस वेरिएशन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शिक्षण का कौशल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? यानी 3 होंगे और एक नहीं होगा, तो आप आइडेंटिटी करेंगे। पहला है उद्दीपन प्रक्रिया कौशल, दूसरा है आपका बी पाठ प्रस्तावना कौशल, सी है विन्यास प्रेरण कौशल, डी है स्पष्टीकरण कौशल। आंसर करिए आप। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूजेस एवं ह्यूजेस ने प्रस्तावना की कितनी विधियां बताई हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। व्हाट इज राइट आंसर? बताइए। वेरी गुड, 3 इज राइट आंसर। नो, बी इज राइट आंसर। 3 विधियां बताई हैं। ठीक है, बी राइट आंसर होगा और 3 विधियां आपकी बताई हैं। एक तो पूर्व प्रश्नों पर आधारित है, पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछकर। दूसरा कौन सा था आपका? श्याम पट पर कोई आकर्षक शीर्षक लिखकर। और तीसरा कौन सा था? पढ़ाए गए पाठ के द्वारा। राइट, पूर्व पाठ, जो पूर्व पठित पाठ है उसको संक्षिप्त वर्णित करके। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन और आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको डेली की क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे रेगुलर। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नाउ एसपी सिंह ऑन द चैनल, कि अब एसपी सिंह चैनल पर हैं और वो आपको रेगुलर क्लास देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए। विदा लेता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।